नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा यूपी पुलिस भर्ती का जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। चलिए दोस्तों, अधिक देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन है, किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुचला। ठीक है, इसका सही जवाब है कुचला। ये कुचला नामक औषधि पौधा होता है जिसे पॉइजन नट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पॉइजन नट भी कहा जाता है, पॉइजन नट। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा होता है जो पक्षाघात और मानसिक जो विकार हैं इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और दोस्तों, ये 12 मासी पौधा होता है। कैसा होता है दोस्तों? आप याद रखेंगे कि यह एक 12 मासी पौधा होता है। ठीक, 12 मासी पौधा होता है। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि यह उष्ण और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। दोस्तों, कहाँ पाया जाता है? उष्ण और पर्वतीय क्षेत्रों में। अगर हम इन क्षेत्रों की बात करें तो अगर हम देखें तो वो आंध्र प्रदेश आप याद रखेंगे, तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों, ऐसे राज्यों में ये पाया जाता है। याद रखेंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? अब देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले। दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा कथन है कि चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार ना उठाना पड़े। दोस्तों, यह भी कथन बिल्कुल सही है कि चुनाव आयोग जो होता है वह बिल्कुल ये सुनिश्चित करता है किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार ना उठाना पड़े। तो दोनों ही कथन यहाँ पर दोस्तों सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और बी दोनों ही सही हैं दोस्तों। ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों बात करें कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, तो जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग, इसका गठन कब हुआ है दोस्तों? बताइए आप। तो याद रखेंगे 25 जनवरी 1950 में इसका गठन हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। और वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप याद रखेंगे राजीव कुमार। कौन है दोस्तों? राजीव कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे चुनाव आयोग से रिलेटेड। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? भारत में पहले कवि के रूप में, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वाल्मीकि। क्या है? वाल्मीकि दोस्तों। अब ये हम अगर वाल्मीकि जी के बारे में बात करें तो इन्होंने क्या किया था? तो ये पहले तो प्रथम कवि हैं। क्या है दोस्तों? भारत के प्रथम कवि ने माना जाता है। इन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना की थी, रामायण ग्रंथ। ठीक। और जो हमारे यहाँ ऑप्शन है, अगर हम बात करें वेद व्यास जी की, तो इन्होंने महाभारत लिखा था, महाभारत। ठीक है दोस्तों, महाभारत। तोलकापियर, अगर हम बात करें तोलकापियर की, तो ये संगम युग के कवि हैं। संगम युग के आपने पढ़ा होगा, संगम युग के कवि हैं। और इनकी रचना थी तोलकापियम। क्या थी दोस्तों? तोलकापियम, ये आप याद रखेंगे, ये इनकी रचना थी। इसके बाद कल्कि, देखिए ये तो एक अवतार है जो विष्णु जी का होना है भविष्य में, तो ये वो है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिल्ली की औरंगजेब लेन का नाम बदला जाएगा? तो दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। और किसके नाम पर दिल्ली की औरंगजेब लेन का नाम बदला जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर
अब औरंगजेब लेन का नाम बदल दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फ़ोन और संदेश रोक के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। तो दोस्तों ट्राई ने अपने यूज़र्स जो हैं, जितने भी हम लोग टेलीकॉम यूज़र्स जो हैं, उनको ट्राई ने एक यह सुविधा दे रखी है डीएनडी की। दोस्तों क्या दे रखी है कि डीएनडी, अगर आपको ये सब मैसेज व्यक्तिगत कारोबार प्रचार वाले फ़ोन या संदेश रोक के लिए फ़ोन का, तो ये सब संदेश रोकने हैं तो इसके लिए एक सुविधा दे रखी है डीएनडी की। दोस्तों अगर आप ये लगवा लेते हैं अपने फ़ोन में तो आपको किसी भी तरह की इस तरह के एसएमएस वगैरह नहीं मिलेंगे। तो इसे बोलते हैं परेशान ना करें, इसका हिंदी में बोलते हैं परेशान ना करें। तो यही है डीएनडी। और दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें कि ट्राई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, आप सभी बताइए कमेंट बॉक्स में ट्राई का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप याद रखेंगे दोस्तों। और ये भी याद रखेंगे कि किसके तहत, डीएनडी के तहत आप ये अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। फैशन ब्रांड डब्लू का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। देखिए ये भी दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। फैशन ब्रांड डब्लू का ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुका है इस समय, तो वो है अनुष्का शर्मा। क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछे जा रहे हैं, यानी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में, कौन सी, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में विभिन्न विषयों का बंटवारा किया गया है। और विभिन्न विषयों को किन में बांटा गया है दोस्तों, तो संघ सूची में और राज्य सूची में। और कुछ विषय ऐसे हैं जिनको दोनों के मध्य रखा गया है, जिन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ संघ सूची की, आप इसे नोट डाउन बिल्कुल करते रहेंगे। तो वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में 100 विषय हैं, जिनमें कुछ हम मुख्य आपको बता दे रहे हैं, आप याद रखेंगे। जैसे कि रक्षा संबंधी मामले, विदेशी मामले, आप याद रखेंगे विदेशी अगर कोई मामला आता है तो वो संघ सूची में आप टिक करेंगे। मुद्रा और सिक्का संबंधित मामला, मुद्रा और सिक्का, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें युद्ध और शांति, युद्ध व शांति, ये आपका संघ सूची में जाएगा। परमाणु ऊर्जा राष्ट्रीय अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा राष्ट्रीय अनुसंधान, ठीक है दोस्तों, आपके किस में चला जाएगा ये सब, संघ सूची में। रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट ऑफिस, तो दोस्तों ये सब क्या है, आपके संघ सूची में जाएगा, आप याद रखेंगे। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, दूसरा है हमारा, दूसरी जो सूची है वो है राज्य सूची, राज्य सूची। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो वर्तमान में राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं। अगर संघ सूची की बात करें, आपसे डायरेक्ट यही पूछ सकता है कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100 हैं। और राज्य सूची में कौन कौन से हैं, तो 61 विषय हैं दोस्तों। तो दोस्तों और कौन कौन से महत्वपूर्ण हम जान लेते हैं। तो राज्यों के मध्य व्यापार, ठीक है, राज्यों के मध्य व्यापार आप जो देखेंगे वो राज्य सूची में है। बाजार मेले, बाजार व मेले, ठीक है दोस्तों। पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस व्यवस्था जो है वो भी राज्य सूची का हिस्सा है। और अब बात करें अगर हम यहाँ पर छोटा सा बना लेते हैं समवर्ती सूची का, हम लोग दोस्तों पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन। समवर्ती सूची में कौन कौन से हैं, तो वर्तमान में पहले तो सदस्य इसके विषय देखिए। तो वर्तमान में इसमें कुल 52 विषय हैं। कितने विषय हैं दोस्तों, 52। और
मैं पहले भी आपको बता चुका दोस्तों, वन शिक्षा, आप इन्हें बिल्कुल याद रखें। वन हो गया शिक्षा। बिजली जो है, बिजली जो आपका है वो भी समवर्ती सूची में है। शादी व तलाक, दोस्तों आप इसे नोट कर लें, मैं बोल दे रहा हूँ आपको, शादी तलाक हो गया। श्रमिक संघ जितना भी है वो हो गया। जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण जो है वो सब दोस्तों किस में चला जाता है, वो आपका आएगा समवर्ती सूची में। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारा कि राज्य की सुरक्षा संबंधी जो जितने भी हैं ये किस में चला जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा समवर्ती सूची में, किस में है दोस्तों, समवर्ती सूची में। पूछा क्या है, राज्य सूची में तो इतना नहीं है। बाजार व मेले, अब देखिए दोस्तों बाजार व मेले किस में होते हैं, राज्य सूची में। हमने आप सभी को बताया है कि बाजार मेले राज्य सूची में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी तो सही हो जाएगा। विवाह और तलाक, ये दोस्तों किस में है, देखिए विवाह और तलाक आपका किस में चला जाएगा, ये आपका आएगा समवर्ती सूची में। किस में आएगा, समवर्ती सूची में। याद रखेंगे वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण, ये भी आपका उसमें समवर्ती सूची में रहेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों बिल्कुल ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ध्यान देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। अब दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यह एक अखिल भारतीय सेवा है, ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1966 में। कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। अगर हम बात करें वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, कौन कौन सी हैं दोस्तों आप याद रखेंगे। पहला है IAS, ठीक, दूसरा है IPS, IPS, और तीसरा है दोस्तों IFS। कौन है दोस्तों, IFS। इनके फुल फॉर्म भी जान लीजिए। तो दोस्तों IAS का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। और इसके एग्ज़ाम कौन कराती है, तो UPSC कराती है। कौन कराती है दोस्तों, UPSC कराती है। अगर IPS की बात करें दोस्तों, तो इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, ये दोनों IAS और IPS का एग्ज़ाम दोनों जो है वो UPSC कराती है। कौन कराती है दोस्तों, UPSC। लेकिन IFS का एग्ज़ाम कौन कराता है दोस्तों, बताइए। IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है वो इसका एग्ज़ाम कौन कराता है, तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम होता है वो सिविल सर्विस के द्वारा, UPSC के सिविल सर्विस द्वारा नहीं होता है, बल्कि दूसरे सर्विस द्वारा, दूसरे कमीशन द्वारा होता है। दोस्तों याद रखेंगे कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। अब देखिए दोस्तों सीधी से यहाँ पूछ दिया है हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन दोस्तों किस में होता है, जल में होता है। किस में होता है दोस्तों, हाइड्रोजन जल में होता है, यानी H2O के पूछा गया कि पौधे H2O कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो मृदा जल से। कहाँ से दोस्तों, मृदा जल से इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन घुमा के पूछा जा रहा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों क्वेश्चन है, प्रतव्य स्फीति का क्या अर्थ है, का अर्थ क्या है। अब देखिए दोस्तों प्रतव्य स्फीति क्या होता है, जब व्यापार में गिरावट आ जाती है तो सरकार की तरफ से यह एक हस्तक्षेप किया जाता है सरकार की तरफ से, जिसमें वह जो धन की आपूर्ति के लिए क्या करती है कि उस व्यापार में कर को कम कर देती है, टैक्स को कम कर देती है। तो इसमें किसकी भूमिका होती है, सरकार की भूमिका होती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रमण, यही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी सामान्य कीमत स्तर पर वृद्धि जो अक्सर धन या ऋण, ये बिल्कुल गलत है। मुद्रास्फीति दर में कमी नहीं है। सामान्य कीमत में गिरावट, देखिए दोस्तों नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा देश पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अब देखिए दोस्तों ये भी दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, और इस तरह के काम वर्तमान में न्यूजीलैंड इस मामले में बहुत आगे है कि जितनी भी पर्यावरण के लिए प्रदूषक चीज़ें हैं वो बिल्कुल बैन कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, न्यूजीलैंड इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब डैश कहा जाता है।
देखिए दोस्तों क्या कहा जाता है, जहाँ पर संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, तो उसे क्या कहा जाता है बताइए दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। क्या हो जाएगा दोस्तों, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। दोस्तों एक अब वर्तमान में एक जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है, मैंने कई जगह देखा है, कई पेपर्स में पूछ रहे हैं कि पुराने संसद भवन का अब नाम क्या रख दिया गया। जो पुराना संसद भवन है, जहाँ पर जो पहले था, उसका क्या नाम रख दिया गया है पुराने संसद भवन का, तो बताइए दोस्तों क्या रख दिया गया है। तो उसका नाम रख दिया गया है संविधान सदन। क्या रख दिया गया है दोस्तों, संविधान सदन। आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, क्या नाम है, संविधान सदन। और दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो नया संसद भवन है वह कहाँ स्थित है, नया संसद भवन। तो दोस्तों बताइए नया संसद भवन कहाँ स्थित है। पुराने संसद भवन का नाम है संविधान सदन, और नया संसद भवन तो ये है संसद मार्ग नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, संसद मार्ग नई दिल्ली में अवस्थित है, नई दिल्ली। तो दोस्तों और अगर ये भी पूछा जाए आपसे कि पुराना संसद भवन कहाँ स्थित था, तो पुराना संसद भवन भी नई दिल्ली में ही था। ठीक है दोस्तों, और ये भी नई दिल्ली में ही है, बिल्कुल आप याद रखें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था दोस्तों। तो ये आंदोलन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण का क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आना है, और पर्यावरण में चिपको आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों पहले तो आप याद रखेंगे कि ये पर्यावरण आंदोलन था। कैसा था, पर्यावरण आंदोलन। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हुआ था, तो आप याद रखेंगे उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, उत्तराखंड में। उस समय यह उत्तर प्रदेश का ही दोस्तों भाग था। ठीक है, ये लगभग 1970s के आसपास का है दोस्तों, क्योंकि एग्जैक्ट ये नहीं, क्योंकि है कई जगहों पर चलाया गया था, तो आपको एग्जैक्ट इसका डेट नहीं मिलेगा। तो ये 1974 के आसपास उत्तराखंड में चला था। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ आपको और याद रखना है कि इस आंदोलन में क्या था कि जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो था वनों की कटाई को रोकना। इसके लिए क्या होता था कि लोग पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते थे। जो भी से पेड़ों को, वनों को काटने आता था, तो ये लोग कहते थे कि अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले हमें मारना होगा, उसके बाद आप पेड़ काटिए। तो इस प्रकार का ये आंदोलन था, और इसमें सबसे अग्रणी कोई नेता थे तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा। इसके अलावा दोस्तों एक और इसमें महापुरुष थे जिनका नाम था चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो आप याद रखेंगे कि सुंदरलाल बहुगुणा भी इसी आंदोलन से थे, और चंडी प्रसाद भट्ट भी इसी आंदोलन से थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें ए और बी है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा हम बात करें अगर ऑप्शन नंबर सी की, कि मेधा पाटेकर, तो दोस्तों इन्होंने क्या किया था, तो ये इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था, नर्मदा बचाओ। ठीक है, ये आंदोलन किससे संबंधित है, मेधा पाटेकर से। अगर विनोबा भावे की दोस्तों बात करें, तो इन्होंने जो आंदोलन चलाया था वो था भूदान आंदोलन। कौन सा दोस्तों, भूदान आंदोलन। तो आपसे आगे ये भी पूछा जाता है भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है, नर्मदा बचाओ से कौन संबंधित है। तो लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अनुपात डैश द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, तो लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है, लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें गरीबी का मापन, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये, गरीबी का मापन दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, तो आप बताइए गरीबी का मापन किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा। ठीक, और अगर दोस्तों हम बात करें नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 2015। कब हुआ था दोस्तों, 1 जनवरी 2015। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बेरोजगारी का मापन, बेरोजगारी का मापन दोस्तों कौन करता है,
किस संस्था द्वारा बेरोजगारी का मापन किया जाता है? तो वो किया जाता है एनएसओ द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एनएसओ द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। क्या हो दोस्तों? इसको मैं लिख देता हूँ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। और दोस्तों अगर बात करें एनएसओ की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 23 मई 2019 को करी गई। ठीक है, ये आप याद रखेंगे इतने पॉइंट्स। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों क्वेश्चन है, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है, हिंदी में जिसका क्या अर्थ है दोस्तों? तो दोस्तों ये जो है लोकपाल जो है उसका सही जो अर्थ यहाँ पर अगर बात की जाए हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है लोगों की देखभाल करने वाला। क्या है दोस्तों? लोगों की देखभाल करने वाला। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो संकल्पना है लोकपाल की वो कहाँ से ली गई है? आप याद रखेंगे, स्वीडन से ली गई। कहाँ से ली गई दोस्तों? स्वीडन से ली गई है। ठीक है, क्योंकि स्वीडन में यही जो लोकपाल है वहाँ पर इस शब्द को ओम्बुड्समैन कहा जाता है, ओम्बुड्समैन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए दोस्तों, कथन पढ़ते हैं हम। दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। दोस्तों ये कथन तो बिल्कुल गलत है, केवल राज्यसभा को नहीं है, तो गलत है। केवल शब्द लगा दिया, नहीं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं, फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाए जाएं। देखिए दोस्तों, यह कथन जो है कि जब वे अयोग्य सिद्ध हो जाए तब नहीं लगाया जाता। तो दोस्तों ये दोनों कथन असत्य हैं। अगर दोस्तों इसके बारे में बात की जाए तो महाभियोग पहले बताइए किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो अनुच्छेद 62 में इसका विवरण दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रस्ताव है महाभियोग का वो किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है बशर्ते वहाँ 1/4 सदस्यों से इस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। दोस्तों इसके बाद भी अगर यह प्रस्ताव लाया गया है तो जिस महाभियोग में 14 दिन पहले, 2 सप्ताह, कम से कम 2 सप्ताह पहले यह सूचना देनी पड़ती है। जिस पर भी महाभियोग लगाया गया है 14 दिन पूर्व देनी होती है। और देखिए दोस्तों, ये प्रस्ताव दोनों, इसमें लिखा है केवल राज्यसभा के सदस्यों नहीं, दोनों सदनों से ये दोस्तों पारित होना चाहिए। ठीक है, तो आप याद रखेंगे राज्यसभा और लोकसभा दोनों से यह पारित होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, जब दूसरे सदन में यह पारित होने के लिए जाता है तो उस बीच राष्ट्रपति जी को अपनी सफाई देने का समय दिया जाता है, इसलिए इन्हें 14 दिन पहले ही ये बताया जाता है। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन गलत हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, दोनों ही नहीं है सही। तो यही आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी? तो दोस्तों आपको कुछ केसेस पढ़ के जाने होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप बिल्कुल प्रैक्टिस सीरीज़ में जो भी आ रहे हैं इनको अपने कॉपी में नोट करते रहिए, क्योंकि कोई ज़रूर वहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर केस पूछा जाएगा आपसे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरला मुद्दल बनाम भारत संघ। तो ये जो केस था इसमें एक आ गया था कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, लेकिन इसे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख है प्रख्यात भागलपुर अंकफोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला? तो दोस्तों आप बिल्कुल याद रखेंगे कि अदालतों में 100 से अधिक जनहित याचिका दायर करने वाली कौन महिला है? पुष्पा कापिला हिंगारानी। क्या नाम है इनका? पुष्पा कापिला हिंगारानी। इन्होंने 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं जो है दाखिल करी हैं, इसलिए इन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों?
जनहित याचिकाओं की जननी दोस्तों क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। और दोस्तों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ही भागलपुर के अकफुड़वा कांड था विचाराधीन कैदी मामला ये जो था वो उन्होंने दायर किया था, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पुष्पा कापिला हिंगा रानी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों क्वेश्चन है, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है दोस्तों। हिंद महासागर भूमध्य सागर से, तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्वेज नहर। स्वेज नहर किसको जोड़ती है, हिंद महासागर को भूमध्य सागर से, किससे दोस्तों, भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसका तो ऑप्शन नंबर इज राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें बाल्टिक सागर नहर दोस्तों, ये किसको जोड़ती है, तो ये बाल्टिक सागर नहर जो है वो व्हाइट सागर को वेंगा झील से, व्हाइट सागर को वेल्गा झील से जोड़ती है, वेल्गा झील से। आप याद रखेंगे, इसे नोट करते रहें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है वेलैंड झील जो है, वेलैंड झील है, ये किससे जोड़ती है दोस्तों, तो ये ओटारियो झील को एरी झील से जोड़ती है। किसको जोड़ती है दोस्तों, ओंटारियो झील को एरी झील से जोड़ती है। आपको याद होना चाहिए ये वाला, एरी झील से जोड़ती है। और अगर बात करें कील नहर की दोस्तों, हम पहले भी बात कर चुके हैं, कील नहर की जोड़ती है तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर जोड़ती है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल पता होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80A के अनुसार, एक के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है, तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य दोस्तों बिल्कुल सही है। वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। आपको याद रखना होगा कि लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत होते थे उन्हें वर्तमान में रोक दिया गया है मनोनीत करना। तो ये लोकसभा में मनोनीत जो किया जाता था वो रोक दिया गया है, परंतु ये जो राज्यसभा में 12 सदस्य अभी भी मनोनीत किए जाते हैं। तो कथन तो बिल्कुल सही है पहला। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि हैं दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही बात है कि 250 तो मैक्सिमम है। ठीक है, 250 अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 238 हैं दोस्तों। दूसरा भी कथन सही है, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, ए और बी दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।